हेलो गाइस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपको आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विद एनएनवी पे। तो कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। आशा करता हूँ आप भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो खैर, जैसे कि लास्ट वाला लेक्चर तो जो था वो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया। बट मुझे पता है सब लोग 2x की स्पीड पे ही देखोगे, सो डोंट वरी। उसमें एक्सप्लेनेशन था बीट में कैसे कन्वर्जन होता है, उसको भी हम आज थोड़ा सा देखेंगे कि बीट में कन्वर्जन कैसा होता है। ठीक है, आज जो है वो यूनिट 2 का सेकंड लेक्चर है। PFPS विद सी यही चल रहा है। ठीक है। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में बिटवाइज ऑपरेटर बचा था और असाइनमेंट ऑपरेटर बचा और टर्नरी बचा है। तो ये 10 मिनट में हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या बचा है? ठीक है, इसके बाद जो बचा है वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स बचा है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आते हैं? ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स में जो जो आते हैं वो क्या क्या होता है? इफ होता है, इफ एल्स होता है, ठीक है, नेस्टेड इफ होता है, एंड लास्ट जो होता है वो क्या होता है? लास्ट हम लोग का स्विच स्टेटमेंट्स होता है। ठीक है, ये सारे जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो सब के सब किस में आते हैं? वो सब कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस पे आ गए। तो सिलेबस में आप देख रहे हैं बिट ऑपरेशन जो था वो हम लोग लगभग लगभग हो चुका है। असाइनमेंट ऑपरेटर बचा है, ठीक है, वो करना है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, ठीक है, ये जो है ये बहुत आसान है, सॉरी, ये बहुत आसान है। ठीक है, और ये मेनली आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इसको करना कैसे है। फिर अप्लाइंग इफ एंड स्विच स्टेटमेंट्स, नेस्टिंग इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप करते रहिएगा। ये सब हम बताएंगे आपको। कंडीशनल ब्रांचिंग क्या होता है, अप्लाइंग इफ एंड स्विच स्टेटमेंट्स, ये सब क्या क्या होता है। तो हम वापस से बढ़ते हैं अपने ऊपर, अपने टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेशन था। ठीक है, तो जब बिटवाइज ऑपरेशन में जाएंगे तो दिस ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा बैकग्राउंड बंद कर दूं। तो दिस ऑपरेटर्स आर यूज्ड, ठीक है, दिस ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म बिट ऑपरेशंस। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं दिस ऑपरेटर्स आर यूज, रुकिए इसकी थोड़ी थिकनेस बढ़ा लूँ, नेवर माइंड। ठीक है, तो ये क्या था? दिस ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म बिट ऑपरेशंस। ठीक है, बिट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं उनको हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर कहते हैं। तो इसको यूज करने का सबसे पहला तरीका क्या होता है? डेसिमल वैल्यूज जो होती हैं वो कन्वर्टेड होती हैं बाइनरी वैल्यूज में, एंड बिटवाइज जो होता है वो इन बाइनरी पर काम होता है। जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं वो इस बिट पे काम करते हैं, बाइनरी बिट्स पे। ठीक है, उसके बाद पहला क्या होता है? पहले कन्वर्ट करते हैं हम लोग डेसिमल को बाइनरी में, फिर हम लोग अप्लाई करते हैं बिटवाइज ऑपरेशंस को, फिर उसके बाद थर्ड में हम लोग रिजल्ट जो आता है उसको वापस से बाइनरी में, उसको वापस से बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको एंड का बता दिया था कि बिटवाइज कैसे काम करता है। ठीक है, अगर यहाँ पर चलेंगे आप, तो मैंने जैसे बताया था कि एंड का कैसे काम करता है। अगर यहाँ पर ट्रूथ टेबल रहेगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है। 4 केस बनेंगे अगर दो स्टेटमेंट हम लोग ले रहे हैं, 1 है। ठीक है, अगर यहाँ पर x है और यहाँ पर y है तो दो ही स्टेटमेंट बनेंगे, और यहाँ पर बाकी आ जाएगा 0 और 0। ठीक है, इसको हम लोग ट्रुथ टेबल कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग एंड ऑपरेशन लगाएंगे, तो एंड ऑपरेशन लगाएंगे तो 1 1 जो होगा सिर्फ इसी में ही ये 1 देता है। बाकी कहीं पर भी दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी ये 1 देता है। और मैंने आपको बताया कि जो 1 होता है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रू को, और जो 0 होता है वो फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर x कंडीशन भी ट्रू है, y कंडीशन भी ट्रू है, तो यहाँ पर जो एंड है उसका रिजल्ट क्या आएगा? 1, मतलब ट्रू। बाकी सारी कंडीशंस में इसका जो आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा। इसका एक रीजन है, इसका जो रीजन है वो ये रीजन है कि कहीं पर भी जब दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होती, कोई एक कंडीशन ट्रू होती है, तो वहां पर जो होता है आंसर उसका क्या आ जाता है? उसका आंसर फॉल्स ही आता है। और क्या होता है बिटवाइज? और जो और होता है बिटवाइज वो क्या होता है? ठीक है, तो उसमें कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो उसमें ट्रू आ जाता है। तो यहाँ पर और जो लगता है वो इस तरह लगता है। ठीक है, यहाँ पर ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये 0 होगा, क्योंकि लास्ट वाली कंडीशन में दोनों के दोनों जो डिजिट्स थी, ठीक है, वो दोनों के दोनों क्या थी? फॉल्स थी। ये भी 0 फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, जबकि इसमें एक ट्रू है, इसमें एक ट्रू है, इसमें दोनों ट्रू है। तो इसी तरह हमने अब लास्ट टाइम देखा था कि बिटवाइज में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो लॉन्ग डिवीजन मेथड था वो तो था। दूसरा मेथड जो मैंने आप लोगों को इजी बताया था वो क्या था? 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4 एंड 2 टू द पावर 5। तो 2 टू द पावर 5 कितना होता है? ठीक है, 32 होता है। तो वहां तक की हम बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हम चले यहाँ पर हम बैक कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर ये बैक कर लिए, फिर इसको एकदम स्ट्रेट बना लेते हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये ब्लॉक कंप्लीट कर देते हैं। जो पहला वाला ब्लॉक रहेगा उसमें हम लोग वैल्यू लिख देंगे कि 2 to the power 2 की क्या वैल्यूज है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। फिर लास्ट वाला ब्लॉक ये रहा। तो पहले वाले में वैल्यू आएगी 1, दूसरे वाले में आएगी 2, तीसरे वाले में आएगी 4, चौथे वाले में आएगी 8, फिर 16 एंड फिर 32। तो अगर हम लोग किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना होता था तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करते थे, बस इसमें जहां जहां हम लोग 1 भर रहे हैं उन उन नंबर को ऐड करके अगर वो नंबर आ जा रहा है तो बाकी सारे नंबर्स में हम लोग 0 भर दे रहे हैं। जैसे कि अगर आपको 20 मान लीजिए आप लोगों को बनाना है 22, तो 22 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 22 के लिए पहले तो आप 16 को प्लस करेंगे। तो 16 में क्या प्लस करेंगे, 4 प्लस करेंगे, तो क्या 16 में जब 6 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो 16 में 6 कैसे प्लस करेंगे, 4 और 2, तो बाकी हर जगह जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा ये आपका जो रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका 22 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर हम लोग को बनाना है, क्या बनाना है, अगर हम लोग को 8 मान लीजिए 8 बनाना है, तो 8 बनाने के लिए डायरेक्ट यहाँ पर डाल देंगे, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। बाकी सब में 0 0 कर देंगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, ठीक है। और मान लीजिए हम लोग को बनाना है 12, तो 8 4 12 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने लास्ट टाइम सारे ऑपरेशंस देख लिए थे कि कैसे कैसे होते हैं। तो x एंड y जो है, ठीक है, 5 और 3 जो है, अगर हम लोग को इसका एंड निकालना है, ठीक है, बिटवाइज एंड निकालना है, तो क्या करना होगा, पहले 5 को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका क्या बाइनरी आ जाएगा, 1 0 1। 3 का जो बाइनरी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0 1 1। तो इसमें जब आप देखेंगे तो जो फर्स्ट प्लेस रहेगी 2 to the power 0 वाली प्लेस है, ये वाली जो प्लेस है, लास्ट वाली प्लेस, यहाँ पर दोनों में 1 है, तो मतलब कि यहाँ पर 1 ही आएगा। बाकी एक भी 0 हो जाएगा तो फिर इसमें 0 ही आएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा 1 आ जाएगा। अगर और हम लोग देखें तो और को भी इस तरह कर सकते हैं। तो और में कहीं भी एटलीस्ट एक भी कंडीशन ट्रू है, यहाँ एक बार भी 1 आ गया तो उसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, उसका 1 ही आ जाता है। तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे 1 आ रहा है, इस वाले में सेकंड पोजीशन पे 1 आ रहा है, इस वाले में थर्ड पोजीशन पे 1 आ रहा है, तो इसमें टोटल 3 1 हो जाएंगे, तो वो 7 हो जाएगा। बिटवाइज और एक्सॉर में क्या होता है, बिटवाइज एक्सॉर में क्या होता है, अगर ऑड नंबर ऑफ वंस आ रहा है तब ये होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स पे आ जाते हैं। बिट वाइज कॉम्प्लीमेंटेशन, दिस इज ए यूनरी ऑपरेटर, सो अप्लाइड आइदर ऑन एक्स और वाई। ये जो बिट वाइज कॉम्प्लीमेंटेशन ऑपरेटर होता है ये यूनरी ऑपरेटर होता है, तो ये एक्स पे अप्लाई होगा या तो वाई पे अप्लाई होगा। तो इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी नंबर है उसमें हम लोग 1 प्लस करेंगे और उसके आगे हम लोग निगेटिव साइन लगा देंगे। तो अगर 5 है तो 5 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 6 के आगे लगा देंगे -1, माइनस से माइनस लगा देंगे, तो ये इसका जो आंसर आ जाएगा -6 आ जाएगा। अब बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट क्या होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि आप लोग 8 ले लीजिए, तो 8 का बिटवाइज नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है, 8 4 2 1, ठीक है। ये जो हो गया ये 8 का बिटवाइज हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8, ठीक है, यहाँ पर 1 लिख रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है इसका, ध्यान से देखिए, इसका मतलब हो रहा है कि इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है, मतलब 8 को हम लोग को लेफ्ट शिफ्ट करना है बाई 1, एक वैल्यू से हम लोग को लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो आपको पता है कि अगर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा। तो अगर हम लोग को इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है बाई 1, 1 प्लेस से सबको लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पर 1 शिफ्ट कर दिए तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिए तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिए तो यहाँ पर अगेन 0 आ जाएगा, फिर इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिए तो यहाँ पर अगेन 0 आ जाएगा, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 0 है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0। तो फाइनल आंसर इसका कितना बन रहा है, इस वाले का जो फाइनल आंसर बन रहा है वो कितना बन रहा है, इसको इग्नोर कर दीजिए। तो जो इस वाले का फाइनल आंसर बन रहा है वो कितना आ रहा है, इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 16 आ रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे, हम ऑनलाइन कंपाइलर में देखते हैं, ठीक है, ऑनलाइन कंपाइलर में जाने तो इसको हटाइए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, %d, क्योंकि वो न्यूमेरिक वैल्यू देगा। तो अगर 8 को हम लोग लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं बाय 1 पोजीशन तो क्या आंसर आना चाहिए, 16। देख लीजिए यहाँ पे क्या आंसर आया, 16 आया, ठीक है। अगर हम लोग 8 की पोजीशन को बाय 2 शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या आंसर आना चाहिए, 32 आएगा। रन करके देख लेते हैं, 32। तो ये जो हो जाता है ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है।
अब राइट शिफ्ट करने के लिए क्या करना है, डायरेक्टली बस यहाँ पर इसको चेंज कर दीजिए, तो ये जो हो जाएगा ये राइट शिफ्ट हो जाएगा। अब राइट शिफ्ट अगर 1 पोजीशन से कर रहे हैं तो 8 के पहले क्या आएगा, 4 आ जाएगा। अब ये कैसे हुआ, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर इसको देखेंगे कि ये कैसे हुआ, तो इसको अगर आप 8 ले रहे हैं तो 8 का क्या होता है, 1 0 सॉरी 0 एंड 0, ठीक है। अगर 8 का 0 0 0 कर रहे हैं तो ये आ जाएगा इसका, ठीक है 8। अब इसका राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर भी 0 आएगा। तो जो इसका आंसर बन जाएगा कितना आ जाएगा फाइनल, जो इसका पूरा बन जाएगा फाइनल जो आंसर आएगा वो 0 1 0 0 आ जाएगा। तो ये जो हो जाएगा ये 4 आते हैं यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 आता है, यहाँ पर 1 आता है। तो ये 2 + 1 0 0 है, 4 को प्लस करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको 9 को राइट शिफ्ट करना है, ठीक है, मान लीजिए 9 है तो 9 का क्या आता है 1 0 0 1। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 8 और +1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 9 को कर दिया। अगर हम लोग इसका राइट शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, 9 को हम लोग राइट शिफ्ट कर रहे हैं बाई 1, तो हर वैल्यू जो रहेगी वो 1 बाई 1 एक एक ब्लॉक एक एक बिट डिस्प्लेस करेगी। तो यहाँ से 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, और जो ये 1 है इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, ये चीज याद रखिएगा। तो इसको हम लोग हटा देंगे तो फाइनल जो आंसर बनेगा कितना आ जाएगा 1 0 0। तो जो इसका आंसर आएगा कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। अगर आपको देखना है ऑनलाइन कंपाइलर में तो देख लीजिए। अगर यहाँ पर हम लोग 9 को राइट शिफ्ट कर रहे हैं 1 से, 9 है राइट शिफ्ट कर रहे हैं 1 से, तो देख लीजिए इसका आंसर आ रहा है 4। आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट। मतलब कि जितने भी बिट्स हैं उसको 1 बाय 1 एक एक प्लेस आपको शिफ्ट करना है, ठीक है। इसको लिखने का तरीका ये होता है, यहाँ पर x आता है जो नंबर है, और यहाँ पर n आता है मतलब कितनी प्लेस कितनी बार बिट को हम लोग को क्या प्लेस को शिफ्ट करना है। यहाँ पर x आता है, यहाँ पर ये आता है, तो यहाँ पर जो ये वाला सिंबल होता है ये वाला, इसका जो मतलब होता है ये लेफ्ट शिफ्ट होता है, मतलब कि बिट को आगे बढ़ाएगा, मतलब वैल्यू बढ़ाएगा। मीन्स हियर x विल बी लेफ्ट शिफ्टेड बाय n प्लेस, ठीक है, आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू बाइनरी, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है। हियर x विल बी राइट शिफ्टेड बाय n प्लेस, यहाँ पर जो x होगा उसको हम लोग राइट शिफ्ट करेंगे n प्लेस से, ठीक है। तो ये जो फाइनल आया ये क्या हो गया आपका बिटवाइज ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गया। अब बिटवाइज ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गया, फिर हम लोग का नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर आता है तो सी प्रोग्राम इन सी प्रोग्राम्स वैल्यूज फॉर द वेरिएबल आर असाइंड यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आपको किसी भी वेरिएबल में वैल्यू देनी है तो उसका जो उसको हम लोग कैसे दे सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके। मैथमेटिक्स में जो सिंगल इक्वल टू यूज होता था ना, उसी को हम लोग यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करने का एक तरीका होता है, इसमें जो भी वेरिएबल होता है उसको हमेशा लेफ्ट साइड लिखते हैं, और जो भी उसको वैल्यू देनी है वो हमेशा राइट साइड लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देख लीजिए पॉइंट बंद करके लिखा है, इफ वैल्यू 14 इज टू बी असाइंड फॉर द वेरिएबल सी एस इट कैन बी असाइंड एज, उसको हम लोग असाइन कर सकते हैं एज सी एस इज इक्वल टू 14। सी एस एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम लोग ने 14 वैल्यू दे दी है। तो इन सी वैल्यू असाइंड ऑलवेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो सी में जो वैल्यू असाइंड होगी वो हमेशा क्या होगी, राइट से लेफ्ट, मतलब राइट से लेफ्ट मतलब इस तरह जाएगा, ठीक है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर तो सिंपल था। अब जो उसके बाद आता है वो क्या होता है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब कि इसमें जो अरिथमेटिक ऑपरेटर थे, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर थे या बिटवाइज ऑपरेटर थे, इनको कंबाइन कर दिया, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। तो वो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर देखें ना कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। अगर यहाँ पर आप चलेंगे तो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर क्या था, इक्वल टू था, ठीक है। इसमें डायरेक्ट सी की वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे लिखा है 10 इज असाइन टू वेरिएबल सी एस, सी एस में 10 की वैल्यू असाइन होगी। अब अगर हम लोग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में जा रहे हैं तो इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर को भी कंबाइन कर दिया है। तो इसका जो सिंबल आता है प्लस इक्वल टू आता है, ठीक है, माइनस इक्वल टू आता है, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू आता है, डिवीजन इक्वल टू आता है, मॉड्यूलस इक्वल टू आता है, ठीक है, बिटवाइज एंड इक्वल टू आता है, बिटवाइज जॉर एक्सॉर जो होता है इक्वल टू वो भी आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि c प्लस इक्वल टू 10, मतलब कि सी एस में
CS की जो वैल्यू है वो 10 उसमें इंक्रीमेंट होके ऐड हो गया। CS प्लस इज इक्वल्स टू 10 जो होगा, इसका आंसर जो होगा वो ये होगा, CS इज इक्वल टू CS प्लस 10। ठीक है, इसके जो इसका ओपनिंग है इसको प्लीज याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेनली जब आप गेट वोट देंगे या फिर जब उसके आगे देखेंगे इंटरव्यू में बैठेंगे तो उसमें ये पूछता है कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या क्या होते हैं, इनका यूज कैसे होता है, इसको ओपन कैसे करते हैं, ठीक है, इसके एक्सपेंशन कैसे होता है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सी एस माइनस इज इक्वल टू 10 मतलब क्या हो जाएगा, सी एस वेरिएबल है, ठीक है, सी एस में ही सी एस की जो वैल्यू थी पहले उसको 10 से उसमें माइनस करके हम लोग उसमें वापस से स्टोर कर देंगे। सी एस इंटू सी एस इंटू इक्वल टू 10, तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी एस इज इक्वल टू सी एस इंटू 10। सी एस डिवाइडेड बाई इक्वल टू 10 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी एस इज इक्वल टू सी एस डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, मैं सी एस नहीं बोल रहा हूँ, मैं सी बोल रहा हूँ डायरेक्टली, बहुत सिंपल पड़ेगा सी बोलने पे। तो यहाँ पर सी वेरिएबल हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो जो सी मॉड्यूलस इज इक्वल टू 10 जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू सी मॉड्यूलस 10। सी एंड बिटवाइज एंड इक्वल टू 10 जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू सी बिटवाइज एंड 10, और यही जोर का भी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्पेशल ऑपरेटर्स भी होता है। ठीक है, स्पेशल ऑपरेटर्स में जो होता है वो क्या होता है, बिटवाइज एंड होता है। ठीक है, ये जो हो गया ये पॉइंटर होता है वेरिएबल का। ठीक है, ये जो है ये M% होता है, ये बिटवाइज एंड नहीं होता, ये चीज याद रखिएगा। इसको हम लोग बिटवाइज एंड की तरह भी यूज करते हैं, ये जो होता है इसको हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं M% की तरह, M% मतलब एंड। ठीक है, तो जो इसका यूज होता है वो क्या होता है, दिस इज यूज टू गेट द एड्रेस ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के एड्रेस को निकालने के लिए। जैसे हमने स्कैन एफ था ना, तो स्कैन एफ फंक्शन में हमने इसका यूज किया था, M% का हमने यूज किया था। इससे क्या होता है कि जो भी वो वेरिएबल है उसके जो उसका एड्रेस है उसको वो कॉल कर लेता है, उस एड्रेस को जो भी प्रोग्राम होता है वो कंपाइलर होता है वो कॉल कर लेता है और उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर कर देता है, उस एड्रेस पे वैल्यू स्टोर कर देता है। ठीक है, और जो ये पॉइंटर है, ठीक है, ये जो पॉइंटर है ये क्या करता है, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस करने में मदद करता है, ये भी हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम इसका भी यूज देखेंगे। दिस इज यूज्ड एज पॉइंटर टू अ वेरिएबल। साइज ऑफ जो होता है, दिस गिव्स द साइज ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, साइज जो होता है, साइज ऑफ जो फंक्शन होता है वो क्या, ये जो ऑपरेटर नहीं है, साइज ऑफ जो है वो फंक्शन है, वो जो क्या करता है वो गिव्स द साइज ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल आपने यूज किया है उस वेरिएबल की वो साइज बताता है। अगर हम अब यहाँ पे कंपाइलर में चलें, ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक वेरिएबल है इंट a इज इक्वल टू 10। ठीक है, अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, a को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं और डायरेक्टली यहाँ पर हम a प्लस इज इक्वल टू 10 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा देख के बताइए, इसका आंसर आ जाएगा 20। देख लिया 20 आ गया। अगर यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये a इंटू इक्वल टू 10, तो 10 इंटू 10 आ गया, तो इसका जो ओपन होगा वो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू a इंटू 10। तो a के अंदर पहली वैल्यू क्या थी, 10 थी, और इंटू 10 कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बिटवाइज एंड और का यूज करते हैं, इसी तरह हम बाकी भी यूज कर सकते हैं। अब बिटवाइज एंड का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो बिटवाइज एंड का जब यूज करते हैं हम लोग तो क्या हो जाता है, F9 10 ही आएगा। ठीक है, बिटवाइज एंड का हमने नहीं यूज किया तो कैसे आ जाएगा, अगर हम 10 वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, 10 वैल्यू ले रहे हैं, तो जो उसका कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका जो बिट आ जाएगा बाइनरी डिजिट में वो क्या आ जाएगा, 1010 आ जाएगा। अब 1010 को अगर हम लोग फिर से 1010 के साथ ही कर रहे हैं तो सेम ही आंसर आएगा ना। यहाँ पर दूसरा जब हम डाल दे रहे हैं, समझ लीजिए यहाँ पर 2 डाल दिए, ठीक है, तो 2 डाल दिए तो यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए, इसका 2 आना चाहिए। देख लीजिए 2 आ गया। ठीक है, 2 कैसे आया ये भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि 10 था तो इसका 1010 आएगा, कैसे, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अगर हम लोग को 2 के साथ इसका एंड करना है तो 2 में क्या आ जाएगा, 10। अब इसका हम लोग एंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो है ये 2 है। अब हम लोग इसका एंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर यहीं पर एक 2 ही वाला जो कॉलम है यहीं पर डबल टाइम 1 है, मतलब कि दोनों कंडीशन ट्रू है, तो दोनों बार 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 और 0 आ जाएगा। इसके पहले इस वाले में 0 है, इस वाले में भी 0 है, इस वाले में 1 है, इस वाले में 0 है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी हो जाएगी, 0 0 1 0। तो इसका आंसर क्या आया, 2 आया। ठीक है, सो ये भी हो गया। और बाकी अगर हम लोग को यहाँ पर डायरेक्टली साइज ऑफ निकालना है, ठीक है, साइज ऑफ,
डायरेक्टली हम लोग ने साइज ऑफ निकाल लिया है, ठीक है, रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज डी निकल गया, साइज ऑफ कितना आ रहा है इसका, जो आ रहा है ये 4 बिट्स आ रहा है, क्योंकि 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसमें इंट की जो साइज होती है वो कितनी होती है, वो 4 बिट्स होती है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये एड्रेस कॉल करने के लिए होता है और उसका पॉइंटर कॉल करने के लिए होता है, ठीक है, ये चीज हो गया। फिर इसके आगे हम लोग का आता है टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है, टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर आ जाता है। टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, जो कि 3, जैसे कि पता चल रहा है टर्नरी जो होता है वो 3 वेरिएबल पर वर्क करता है, तो वो नाम से समझ में आया, टर्नरी और कंडीशनल। तो विच अप्लाइड ऑन 3 ऑपरेंट, जो कि 3 ऑपरेंट्स पे वर्क करता है, उसको हम लोग टर्नरी कहते हैं। एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ कंडीशन इज ट्रू एंड रिटर्न अनदर वैल्यू इफ कंडीशन इज फॉल्स। तो टर्नरी का जो क्या कहते हैं सिंटैक्स होता है वो कैसा होता है, सिंटैक्स मतलब उस फंक्शन को लिखने का तरीका या उस ऑपरेटर को लिखने का तरीका जो होता है उसको हम लोग सिंटैक्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर उसको हम लोग देखें तो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन आती है। तो सबसे पहले जो हम लोग देते हैं कंडीशन देते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर क्या देते हैं, क्वेश्चन मार्क देते हैं। ये जो क्वेश्चन मार्क होता है ये वही वाला क्वेश्चन मार्क वो वाला ब्लॉक होता है, जब ट्रू होती है कंडीशन तब एग्जीक्यूट होता है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, जो कंडीशन हमने यहाँ पर दिया अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो ये पहला वाला क्वेश्चन मार्क वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और जो सेमी कोलोन वाला ब्लॉक है ये इग्नोर हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो क्वेश्चन मार्क वाला ब्लॉक इग्नोर हो जाएगा और ये कोलोन वाला जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 50 इज ग्रेटर देन 20, तो सही है, ये तो कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर डायरेक्टली ये प्रिंट करेगा हेलो, तो यहाँ पर हेलो प्रिंट होगा, ठीक है। अगर a इज ग्रेटर देन 100 आ रहा है, और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अगर a की वैल्यू 100 से बड़ी है तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो ये 1 को इग्नोर कर देगा। मगर अगर a की वैल्यू 100 से कम है तो ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तो यहाँ पर ये 1 एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ नीचे लिखा है, हियर इफ इज a इज ग्रेटर देन 100, अगर a की वैल्यू 100 से बड़ी है तो यहाँ पर 0 रिटर्न होगा। क्यों 0 रिटर्न होगा, क्योंकि ट्रू कंडीशन हो गई, a की वैल्यू 100 से बड़ी है। एल्स नहीं तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर 1 रिटर्न होगा। दिस ऑपरेटर इज इक्वल्स टू इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। ये हम पढ़ेंगे कि इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस भी करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी दे दूंगा कि आप लोग कहाँ से प्रैक्टिस करें, ठीक है। दिस ऑपरेटर इज इक्वल्स टू इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट, हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, बट हम लोग अभी इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अगर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पर हम लोग 10 ले ले रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10 कर दे रहे हैं, तो मतलब a की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी। अगर यहाँ पर हम लोग कंडीशन लगाते रहे, a इज ग्रेटर देन क्या हुआ, a इज ग्रेटर देन कितना हो गया भैया, a इज ग्रेटर देन 80 हो गया, मान लो। अगर a इज ग्रेटर देन 80 होगा तो क्वेश्चन मार्क कितना प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा 1, एल्स नहीं तो ये जो प्रिंट करेगा 0। मैंने बताया है 0 जो होता है वो फॉल्स होता है। अगर हम लोग इसको अब रन करेंगे, ठीक है, तो a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, अब ग्रेटर देन 80, 100 है तो 80 से बड़ा है, तो ये 1 ब्लॉक का प्रिंट करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग 180 कर दे रहे हैं, तो अब जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जा रही है, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, ये 0 प्रिंट करेगा, ठीक है। आप यहाँ पर स्ट्रिंग ट्रू फॉल्स कुछ भी डाल सकते हैं, आपको बस यहाँ पर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसको बदलना रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर चलते हैं, तो ये जो हो गया ये आपका टर्नरी ऑपरेटर हो गया। टर्नरी ऑपरेटर भी बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है, इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट होता है वहां पर, ठीक है। फिर टाइप कास्टिंग इन सी आती है। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है कि एक जो कन्वर्जन करना होता है, टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट करना होता है एक वेरिएबल के डेटा टाइप को दूसरे में। टाइप कास्टिंग देखिए, टाइप कास्टिंग जो होता है इज अ वे, देखिए टाइप कास्टिंग इज अ वे टू कन्वर्ट अ वेरिएबल फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। वेरिएबल जो कि एक डेटा टाइप में है उसको दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए जो यूज होता है, जो मेथड होता है उसको हम लोग टाइप कास्टिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू स्टोर अ लॉन्ग वैल्यू इनटू अ सिंपल इंटीजर देन यू कैन टाइप कास्ट लॉन्ग टू इंट। जैसे कि अगर आप देखेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था डेटा टाइप वाले में कि कौन से डेटा टाइप जो ज़्यादा वैल्यू लेते हैं, ठीक है। आपके पास प्रीवियस पीडीएफ मैंने आप लोगों को बताया था, जो डेटा टाइप ज़्यादा वो लेते हैं, क्या कहते हैं, मेमोरी स्पेस लेते हैं, वो जो होते हैं वो हायर डेटा टाइप होते हैं, हायर डेटा टाइप होते हैं। और जो लो वैल्यू लेते हैं, लो स्पेस लेते हैं, वो क्या होते हैं, लोअर डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। तो जो हायर डेटा टाइप होते हैं उनको लोअर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को
यहाँ पर इंटरफेयर करना पड़ता है, इंटरवेंशन करना पड़ता है। मगर अगर कोई लोअर डेटा टाइप है तो वो हायर में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मान के चलिए, मैं आपको वो एग्जांपल भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ए जो है वो इंट है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ लॉन्ग बी इज इक्वल टू ए, मतलब लॉन्ग बी में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो स्टोर कर दे रहे हैं ए की वैल्यू। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली बी को प्रिंट करेंगे बट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो किसका है, वो डी का है। तो यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर एल का हो गया लॉन्ग, तो यहाँ पर लॉन्ग इंट आता है। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग इंट आता है। अब लॉन्ग लॉन्ग इंट आ गया तो ये क्या आ जाता है, एल एल एंड डी आ जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 100, ये कन्वर्ट हो गया। अब मान लीजिए ये लॉन्ग लॉन्ग इंट वी जो है वो ए है, अगर हम लोग यहाँ पर इंट बी इज इक्वल टू वी ले रहे हैं। ठीक है, अगर अब हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, क्या प्रिंट कर रहे हैं, बी, और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग डी ले रहे हैं इंटीजर का, फिर भी देखिएगा ये जो होगा ये एरर शो करेगा। एरर शो इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर था। तो जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो भी टाइप कास्टिंग का ही काम कर देता है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग टाइप यहाँ पर एल एल डी लगा देते तब देख लीजिए क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग लॉन्ग इंट है, ठीक है, एरर आ गया, देख लीजिए ये जो आया ये क्या आया, ये एरर दे दिया। ठीक है, एल एल बी, ठीक है, एल एल डी, ये लॉन्ग लॉन्ग इंट है, उसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते। किसमें हम लोग नहीं कन्वर्ट कर सकते, हम लोग इंट को लॉन्ग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर टाइप कास्टिंग यूज होती है। टाइप कास्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली एक ब्रैकेट में लॉन्ग लॉन्ग इंट, जिसमें हम लोग कन्वर्ट करना है, हम लोग बस उसको लिख देंगे, अब रन कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। बी जो था वो इंटीजर टाइप था, इंटीजर को अगर हम लोग को लॉन्ग लॉन्ग इंट में कन्वर्ट करना है तो वो डायरेक्टली इसी तरह कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, या तो फिर यहाँ पर हम लोग लॉन्ग लॉन्ग इंट लिखें, या तो फिर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर ही अलग कर दें। तो यहाँ पर अगर हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर हटा दे रहे हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर ही हम लोग सिर्फ इंट का लगा रहे हैं, तब देखिएगा एरर शो नहीं करेगा। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मेट स्पेसिफायर आप यूज करके भी टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, मगर सिर्फ सी में ऐसा अवेलेबल होता है। बाकी अगर आप कोई लैंग्वेज सीखेंगे जैसे सी प्लस प्लस या जावा, तो आप उसमें देखेंगे कि आपको उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज ही नहीं होता है। तो जब फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज नहीं होता है तो आपको टाइप कास्टिंग ब्रैकेट में लिख कर ही उसकी जो डेटा टाइप को होगा उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये चीज प्लीज अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, डेटा टाइप जिसमें हम लोग को चेंज करना है और वेरिएबल, बस यहाँ पर वो डेटा टाइप में वो चेंज हो जाएगा। तो इसमें हमेशा एक्सप्लिसिट होता है। एक्सप्लिसिट क्या होता है, टाइप कास्टिंग इज ऑल्सो नोन एज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है, जो कि जो हायर डेटा टाइप होते हैं उनको लोअर में कन्वर्ट करना जो होता है वो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होता है। उसके लिए हम लोग टाइप कास्टिंग का यूज करते हैं। जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है, जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है मतलब कि लोअर डेटा टाइप को हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। जैसे कि इंट को हम लोग को लॉन्ग में कन्वर्ट करना, ठीक है, या फ्लोट में कन्वर्ट करना, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है कंपाइलर के द्वारा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें इंट सम इज इक्वल टू 17 है, काउंट 5 है। ठीक है, फ्लोट मीन ये हम लोग एक वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग मीन इज इक्वल टू फ्लोट सम ले रहे हैं डिवाइडेड बाई काउंट, तो इसको हटाइए, काउंट को ले रहे हैं। मगर अगर हमने आगे फ्लोट लगा दिया तो जो इसकी, अगर ये नॉर्मल इंटीजर होता तो ये क्या देता, 3 देता, मगर यहाँ पे हमने फ्लोट लगा दिया इसलिए जो इसकी वैल्यू आएगी, आउटपुट आएगा वो 3.4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है इफ वी हियर वी डन टाइप कास्टिंग फॉर सम वेरिएबल, यहाँ पे सम वेरिएबल के हम लोग ने टाइप कास्टिंग कर दी है। हैंस 17 जो बिकम हो गया वो 17.00 बिकम हो गया। अगर हम लोग 17.00 को 5 से डिवाइड करेंगे तो जो उसका आंसर आता है वो 3.44 आता है। अगर यहाँ पर हम लोग टाइप कास्टिंग का यूज नहीं करते, ठीक है, हियर सो दिस ट्रीटेड है 17 डिवाइडेड बाई 5, जिसका आंसर होता है 3, जो कि सी का रूल होता है, इंट डिवाइडेड बाई इंट इज इक्वल टू इंट। अगर आप इसका देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, जैसे कि ए को हम लोग ने यहाँ पर 17 ले लिया, ठीक है, और जो यहाँ पर बी है हम लोग ने इसकी वैल्यू 5 ले ली। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली क्या किया कि ए डिवाइडेड बाई बी कर दिया। तो अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 34 आएगा, ए डिवाइडेड बाई बी। सॉरी, यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो 100 हो जा रही है, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, उसको कमेंट आउट कर दे रहे हैं। हम आगे पढ़ेंगे कमेंट भी क्या होते हैं। तो जो इसका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है,
अगर ये तो 3 आ रहा है, अगर यहाँ पे हमने डायरेक्टली फ्लोट लगा दिया, ठीक है, FLOAT, डायरेक्टली अगर हमने फ्लोट लगा दिया और रन कर दिया, ठीक है, तो फ्लोट ए कॉमा बी, अच्छा हाँ, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो एफ का है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर भी एफ डाल दिया, तो देखिए इसका जो आंसर आ रहा है 3.44 आ रहा है। या तो यहाँ पर टाइप कास्टिंग करके आप फ्लोट लगा सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली आप फॉर्मेट स्पेसिफायर से भी इसका आंसर आ जाना चाहिए। देख लीजिए नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि जो इंट बाय इंट है ये फ्लोट में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो सकता। फॉर्मेट स्पेसिफायर का भी आपको यूज करना है, बट फिर भी आप लोगों को इसका यूज करना पड़ेगा टाइप कास्टिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आ जा रहा है इसका क्या आ जा रहा है, 3.44 आ जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो टाइप कास्टिंग हो गया, ठीक है। सो ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी आ गया, डिटरमाइंस द ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन एंड डिसाइड्स हाउ एन एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड, ठीक है। ऑपरेटर्स प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिविटी जो है वो बहुत ईजी है, ये आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये यूज कैसे होता है, ठीक है, इसका फुल यूज क्या होता है, ठीक है। सो इस पे आप खुद से वर्क कर सकते हैं कि सबसे पहले जो होता है पोस्ट फिक्स होता है, पोस्ट फिक्स के पहले जो होता है वो ब्रैकेट्स यूज होते हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स। फिर उसके बाद आपने देखा होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में जो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है वो पहले आता है, फिर उसके बाद प्रीफिक्स आता है, ठीक है, प्रीफिक्स बाद में यूज होता है। प्रीफिक्स के साथ ही क्या क्या यूज होते हैं, ये सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये नॉट होता है, बिटवाइज नॉट होता है, ये बिटवाइज कॉम्प्लीमेंटेशन होता है, साइज ऑफ होता है, ये सब यूज होते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस यूज, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स यूज होते हैं, फिर एडिटिव ऑपरेटर्स यूज होते हैं, फिर शिफ्ट यूज होता है, लेफ्ट बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट, फिर रिलेशनल यूज होता है, फिर इक्वालिटी यूज होता है, मतलब चेक करने के लिए इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, फिर बिटवाइज एंड यूज होता है, बिटवाइज और यूज होता है, बिटवाइज और यूज होता है, बिटवाइज और यूज होता है, फिर उसके बाद लॉजिकल एंड आता है, फिर लॉजिकल और आता है, फिर कंडीशनल में टर्नरी आ जाता है, फिर टर्नरी के बाद फिर लास्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर आता है, उसके भी बाद में कॉमा आता है, ठीक है। ये सब प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिविटी टेबल है, सो इसको प्लीज आप ध्यान में रखिएगा। फिर इसके आगे हम लोग का क्या आता है, कंडीशनल कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट, ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट आते हैं, ठीक है, वो ये होते हैं। अगर यहाँ पर दिखाया देखें तो डिफाइन द ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट जो होते हैं कि वो जो होते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट है प्रोग्राम में तो उसका कब भी उसका हम लोग को कब उसको एग्जीक्यूट करना है, वो जो होता है वो कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। इन सम सिचुएशंस, कुछ कुछ सिचुएशंस में इट इज नेसेसरी टू चेक द कंडीशन, कुछ कुछ सिचुएशंस में अगर हमने प्रोग्राम बनाया तो ये जरूरी होता है कंडीशन चेक करना, ठीक है। अगर आप मान के चलें कि कोई एक बंदा है वोट करने जा रहा है तो चेक करना पड़ेगा ना कि अगर वो 18 से ऊपर है, अगर वो लड़का 18 से ऊपर है तो हाँ वो एलिजिबल है वोट करने के लिए, अगर 18 से नीचे है तो क्या है, वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग कंडीशन चेक करके डिसीजन लेना पड़ता है। तो डिसीजन का जब भी हम लोग कंडीशन चेक करेंगे दो ही ऑप्शन आएगा, तो ट्रू आएगा तो फॉल्स आएगा, ठीक है। तो दिस इन्वॉल्व परफॉर्मिंग अ लॉजिकल टेस्ट, ये जो होता है ये इन्वॉल्व करता है परफॉर्मिंग अ लॉजिकल टेस्ट। दिस टेस्ट रिजल्ट्स आइदर अ ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ट्रू जो होता है वो 1 होता है या नॉन जीरो होता है, डिपेंडिंग ऑन अपॉन द ट्रूथनेस और द फॉल्सिटी ऑफ द कंडीशन, कंडीशन अगर ट्रू है या फॉल्स है उसके ऊपर जो स्टेटमेंट लिखेंगे कि हम लोग ये ट्रू में होना चाहिए, ये फॉल्स में होना चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से वो चीज एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग एज्यूम्स एनी नॉन जीरो वैल्यूज एज ट्रू एंड जीरो एज फॉल्स, सी प्रोग्रामिंग कोई भी नॉन जीरो वैल्यू होती है, 1 हो 2 हो 3 हो, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू उसको ट्रू मानता है और जो जीरो वैल्यू होती है उसको हम लोग फॉल्स मानते हैं। सी प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिसीजन और कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जो सी प्रोग्रामिंग होती है वो प्रोवाइड करती है फॉलोइंग डिसीजन और कंट्रोल स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है। पहला जो होता है वो होता है इफ स्टेटमेंट होता है, दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, तीसरा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होता है, चौथा स्विच स्टेटमेंट होता है। इसमें आप सबका वर्किंग देख लीजिए, सिंटैक्स देख लीजिए, बाद क्वेश्चन में आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में इसका कराऊंगा, ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन यूज होता है, भर भर के क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है। और एक चीज मैं बोलूँगा, अगर आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ना चाह रहे हैं अच्छे से, सिर्फ यही नहीं देखना चाह रहे हैं कि आप एक दिन पहले पढ़ लें या फिर नहीं पढ़ लें, तो प्रैक्टिस प्लीज कीजिएगा। अगर सिर्फ आप एग्जाम के हिसाब से पढ़ना चाह रहे हैं तो आप नॉर्मल प्रैक्टिस करके भी छोड़ सकते हैं, मगर अगर आपको पढ़ना है तो आप प्लीज इसके प्रैक्टिस अच्छे खासी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यहाँ पर वन पहला जो आ रहा है इफ स्टेटमेंट आ रहा है, ठीक है। तो सिंटेक्स जो है वो इफ कंडीशन और एक्सप्रेशन, यहाँ पे हमने कंडीशन दे दिया, अगर वो ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, अगर फॉल्स है तो वो डायरेक्टली इफ ब्लॉक के बाहर आ जाता है।
ये जो यहाँ पर करली ब्रैकेट्स हैं ये जो होते हैं ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर इफ जो होता है नॉर्मल इफ, वो क्या करता है, अगर कंडीशन को चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स है वो रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स है वो तो डायरेक्टली उसको बाहर ब्लॉक के बाहर भेज देता है। यहाँ पर इसका ये क्या है, फ्लो चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टार्ट का है, फिर यहाँ पर कंडीशन चेक करने के लिए रोम्बस यूज हुआ है, ठीक है। ये लाइन्स है, ठीक है। फ्लो स्टेटमेंट्स के लिए आप लोगों का क्या यूज हुआ है, रेक्टेंगल यूज हुआ है, ठीक है। तो स्टेटमेंट अगर ट्रू होगी कंडीशन तो स्टेटमेंट जाएगा, अगर फॉल्स है तो ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, और ये जो हो गया ये एंड हो गया प्रोग्राम, ठीक है। फिर इफ एल्स का क्या होता है, जैसे कि अगर ट्रू हो रही है तब इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, सेम वैसे अगर फॉल्स है तो दूसरा वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मगर कंडीशन इसमें हम लोग सिर्फ इफ के साथ देते हैं, एल्स के साथ कंडीशन नहीं दी जाती है, ठीक है। इफ में हम लोग ने कंडीशन दी, अगर वो ट्रू है तो इफ ब्लॉक वाले जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, अगर नहीं वो ट्रू नहीं है तो एल्स ब्लॉक वाले जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, फ्लो चार्ट में देख सकते हैं कंडीशन चेक हुई, कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ ब्लॉक का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हुआ, अगर कंडीशन फॉल्स है, इफ की जो कंडीशन है वो फॉल्स है तो एज ब्लॉक वाले जो स्टेटमेंट्स थे वो एग्जीक्यूट हुए, और यहाँ पर प्रोग्राम जो हो गया वो एग्जिट हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है, इफ एल्स इफ आता है, ठीक है। ये लैडर होता है, मतलब कि इसमें अगर हम लोग कई कंडीशन चेक करनी रहती हैं, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं कि कोई अगर इंसान है, अगर आप उसने अपनी एज डाली है तो आपको पता लगाना है कि वो क्या है, चाइल्ड है, अडल्ट है कि ओल्ड है। तो अगर जो उसकी एज है, पहली कंडीशन हम लोग दे दे रहे हैं, इफ जो उसकी एज है वो क्या है, उसकी जो एज है यहाँ पर, ठीक है, एज मान लेते हैं ए, वो लेस देन 18 है, तो वो क्या है, वो चाइल्ड है। तो ये जो कंडीशन अगर ट्रू हुई, जैसे कि मैंने अपनी एज डाली 10, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये इफ ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये फॉल्स हुई तो ये इफ ब्लॉक से बाहर आके एल्स इफ में आ जाएगा। तो फिर एल्स इफ की जो कंडीशन है वो दे दी हम लोग ने, क्या दे दी कि जो ए है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो, ठीक है। एंड एडल्ट कब तक रहेगा, ए जो है वो लेस देन 60 हो, ठीक है। अगर कोई किसी इंसान की एज जो है वो 60 से कम हो या फिर 18 से बड़ी हो, तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट कर देंगे, हम लोग प्रिंट कर देंगे एडल्ट, ठीक है। यहाँ पर एडल्ट प्रिंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो डायरेक्टली हम आ जाएंगे एल्स पे, एल्स में हम डायरेक्टली स्टेटमेंट दे देंगे कि एल्स जो इंसान है वो क्या है, वो ओल्ड है। अगर वो चाइल्ड नहीं है, एडल्ट नहीं है, तो फाइनली क्या होगा, वो ओल्ड होगा। अगर मान लीजिए हम लोग इसमें एक और कैटेगरी दे दे रहे हैं कि अगर जो इंसान है उसकी एज जो है वो 60 से बड़ी है, ठीक है, और इसकी जो एज है वो 100 से कम है, तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, ये ओल्ड हो गया। यहाँ पर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देगा, ओल्ड हो गया। मान लीजिए अगर किसी की एज है वो हम लोग 110 दे दे रहे हैं, तो उसके बाद ये एल्स में आएगा, तो एल्स में हम लोग लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। 100 से ऊपर एल्स जो है एज है वो पॉसिबल ही नहीं है, ये हम मान के चल रहे हैं। तो ये इस हिसाब से हो जाएगा। इसके जो प्रैक्टिस होगी वो मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में करा दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं नेस्टेड इफ पे, नेस्टेड इफ आ जाते हैं। नेस्टेड इफ जो होता है एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट यूज करना, ठीक है। अगर यहाँ पर हम इसी एल्स कंडीशन था, अगर एल्स यहाँ पर हम लोग इस वाले स्टेटमेंट को नहीं यूज करेंगे कि अगर 60 से बड़ा है और 100 से छोटा है तो क्या है, वो ओल्ड है, और 100 से बड़ा है तो नॉट पॉसिबल। अगर हम लोग उसको नहीं देख रहे हैं, अगर देख भी रहे हैं तो एल्स कंडीशन के अंदर गया, तो जब भी कंडीशन अगर 60 से ऊपर हमने एज दी तो वो एल्स के अंदर गया। अब जब एल्स के अंदर गया तो हमने एल्स के अंदर दो डाल दिया, इफ एंड एल्स। अगर इफ जो उसकी एज है वो 100 से छोटी है तो वो ओल्ड हो जाएगा, एल्स अगर 100 से भी बड़ी है उसकी एज तो क्या हो जाएगा, वो जो हो जाएगा वो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो एल्स के अंदर भी हम लोग इफ एल्स डाल सकते हैं, तो वो जो हो जाएगा वो नेस्टेड इफ हो जाएगा। और इसमें से कोई भी एक ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दिया एक बार, तो उसके बाद डायरेक्टली फ्लो जो होगा वो बाहर आ जाता है, ठीक है। और जो एल्स स्टेटमेंट होता है वो हमेशा कंडीशनल होता है, कि आप उसको लगा भी सकते हैं, आप नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। मीन्स वी कैन यूज वन इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट। हम लोग एक इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट को दूसरे के अंदर यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स कहते हैं। अगर इसमें कंडीशन है ट्रू है तो हम लोग दूसरी कंडीशन दे रहे हैं, ठीक है। दोनों कंडीशन मतलब ट्रू होगी तब यहाँ पर ये एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो अगर ये वाली कंडीशन, ये पहली कंडीशन अगर फॉल्स है, कंडीशन 1 फॉल्स है, तो डायरेक्टली ब्लॉक के बाहर चला जाएगा, ठीक है। और अगर दूसरी कंडीशन फॉल्स है, पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो इसके बाहर आ जाएगा,
ठीक है, अगर हम लोग इसके और इसके बीच में कोई स्टेटमेंट लिखेंगे, मान के चलिए कि अगर हम लोग ने इस वाले ब्लॉक के इस वाले में कोई स्टेटमेंट लिखा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर कंडीशन 2 फॉल्स रहेगी तब भी। ठीक है, फाइनली हम लोग का आ जाता है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट कुछ नहीं होता है, वो एल्स इफ की तरह होता है, इफ एल्स इफ की तरह ही होता है। ठीक है, अ स्विच केस स्टेटमेंट इज अ मल्टी-वे डिसीजन स्टेटमेंट दैट इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ एन इफ एल्स ब्लॉक दैट इवैल्यूएट्स ओनली वन वेरिएबल, जो कि सिर्फ एक वेरिएबल को इवैल्यूएट करता है। Here we have different values to be tested and each value is called a case। ठीक है, इसमें जो if else if था उसमें हम लोग ने कंडीशन माना था, तो इसमें हम लोग ने उसको केस मान लिया। ठीक है, तो स्विच करने सबसे पहले हम लोग ने स्विच में एक वेरिएबल या एक्सप्रेशन दिया। ठीक है, ये हमने एक वेरिएबल या एक्सप्रेशन दिया, अगर उसकी वैल्यू 1 आ रही है, मान लीजिए कि हम मान के चल रहे हैं कि कोई इंसान है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, कोई अगर इंसान है, ठीक है, अगर वो वैल्यू दे दे रहा है, कैसी वैल्यू दे दे रहा है, अगर चूज करना है कि कोई भी आपने एक कैरेक्टर दिया है या आपने वैल्यू दी है तो वो कौन सा डे को रिप्रेजेंट कर रहा है, वीक के किस डे को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपने 1 दिया है तो मंडे, 2 दिया है तो ट्यूसडे, 3 दिया है तो वेडनेसडे, इसी तरह करते 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 7 दिया है तो संडे। तो अगर आपने यहाँ पर वैल्यू जो दी है वो आपने 2 दे दी है, यहाँ पर जो वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन में आपने वैल्यू जो दी है वो 2 दे दी है, तो 2 दे दी है तो डायरेक्टली ये केस 2 को जहाँ पे 2 होगा उसको रन करेगा, उसके स्टेटमेंट्स को रन करेगा। और यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लगा है, तो ये जो ब्रेक होता है ये ब्रेक करने के लिए, मतलब उस ब्लॉक को ब्रेक करके डायरेक्टली इसके बाहर कर देगा। ठीक है, अगर आपने 8 दे दिया, अगर यहाँ पर वीक तो 7 ही होते हैं, अगर आपने 8 दे दिया तो डायरेक्टली ये डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाता है। डिफॉल्ट केस के अंदर स्टेटमेंट आ जाता है इनवैलिड स्टेटमेंट, इनवैलिड इनपुट, मतलब इनवैलिड चॉइस है, तो आप फिर से उसको भर सकते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये स्विच केस हो जाता है। इसमें लिखा भी इन स्विच केस डिफॉल्ट और एंड ब्रेक आर ऑप्शनल स्टेटमेंट। स्विच केस में जैसे कि आपने इफ एल्स में देखा था एल्स जो होता है, या फिर इफ एल्स इफ में देखा था एल्स जो होता है, लास्ट वाला जो एल्स होता है वो ऑप्शनल होता है, उसी तरह स्विच केस में जो डिफॉल्ट होता है या ब्रेक स्टेटमेंट होते हैं वो सब ऑप्शनल होते हैं। अगर कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट अपीयर्स नहीं करेगा तो जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो फॉल थ्रू टू सब्सिक्वेंट केसेस अंटिल अ ब्रेक इज रीच्ड। अगर ब्रेक नहीं होगा तो एक केस अगर रिप्रेजेंट किया तो उसके बाद वो उसके बाद वाले भी सारे केस रन करेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अ स्विच स्टेटमेंट कैन हैव एन ऑप्शनल डिफॉल्ट केस। ठीक है, इसके अंदर डिफॉल्ट केस हो चाहे ना हो कोई नेसेसरी नहीं है, विच मस्ट अपीयर एट द एंड ऑफ द स्विच केस, कोई नेसेसरी नहीं है इसको रखना या ना रखना। द डिफॉल्ट केस कैन बी यूज फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क व्हेन नन ऑफ द केस इज ट्रू, कोई भी केस अगर ट्रू नहीं है तो डिफॉल्ट केस जो होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। वैल्यू फॉर अ केस मस्ट बी सेम डेटा टाइप एज द वेरिएबल इन स्विच। ठीक है, जो वैल्यू हम लोग ने दे रही है हर केस में, जैसे कि यहाँ पर हमने 1 2 3 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, तो जो यहाँ पर वेरिएबल और एक्सप्रेशन हमने स्विच में दिया है वो भी सेम डेटा टाइप का होना चाहिए, मतलब इंट का ही होना चाहिए। स्विच केस वेरिएबल कैन नॉट बी ऑफ फ्लोट टाइप, ओनली इंट एंड कैर इज अलाउड। तो जो इसकी जो एक ड्रॉबैक रहता है वो ये रहता है कि जो केस होता है उसमें जो वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 रहेगी वो या तो इंट टाइप की हो सकती है या तो फिर डायरेक्टली स्विच टाइप की हो सकती है, इन टाइप की हो सकती है या तो कैर टाइप की हो सकती है, उसके सिवा और कोई भी टाइप इसमें अलाउड नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप जो है वो नीचे उसका लिंक नहीं दिया है, उसको कैसे आप सर्च कर सकते हैं, आप उसको सर्च करके प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सारे पीडीएफ आपके आ जाते हैं। ठीक है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप आए हमसे पढ़े। प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, और भी बाकी सारे जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो सब भी हम जल्दी ही डाल देंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद।